हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सोशियोलॉजी एमसीक्यू के इस सीरीज में आज हम यूजीसी नेट सोशियोलॉजी जनवरी 2025 का सल्यूशन करने वाले हैं। यहाँ पर जनवरी 2025 में जो क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर जो भी आंसर है उनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ताकि इस तरीके का अगर कोई और भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे ये चीज़ ध्यान रखना कि सिर्फ आप आंसर के ऊपर ध्यान मत देना, ये आंसर किस वजह से हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ये जरूर समझ के आगे बढ़ना। तभी आपका एमसीक्यूज का सलूशन करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो इस वजह से मैं यहां पर डिटेल एक्सप्लेनेशन कराने की कोशिश करूंगा और जहां पर भी नए कोई कॉन्सेप्ट मुझे दिखे वहां पर मैंने नोट्स अटैच करके रखे हैं, ताकि आप लोगों को चीजें मैं डिटेल में समझा सकूं। जब भी कोई नोट्स की जरूरत होगी तो मैं वो सारे नोट्स भी अटैच करके आप लोगों को चीजें समझाऊंगा। तो ये जो क्लास आज का ये जो एमसीक्यू का क्लास है, ये आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो आपके लिए हेल्पफुल बनेगी। खास करके यूजीसी नेट, सेट, गेट जैसे एग्जाम्स में आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। यहाँ पर हम एग्जाम के सल्यूशन के साथ साथ किस तरीके से कम वक्त में हम आंसर को सॉल्व कर पाएंगे, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, हमें क्या अप्रोच अपनाना है, वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो चलिए हम एक एक करके हमारा एमसीक्यूज का जो सल्यूशन है वो हम करने की शुरुआत करते हैं। यहां पर जब हम यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का एग्जाम देते हैं, टोटल हमारा 150 क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें से 50 हमारा पेपर 1 यानी कि जनरल पेपर एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर होता है और दूसरा होता है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर, जहां से हमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये 100 क्वेश्चन हमारा सोशियोलॉजी रिलेटेड होंगे और ये 100 क्वेश्चन में से हम जितना ज्यादा मार्क को क्लियर कर पाए उतना ज्यादा हमारे लिए बेहतर होता है। तो यहां पर ये 100 क्वेश्चंस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जब भी हम आंसर को सॉल्व करेंगे तो ये हमें ध्यान में रखना होगा कि हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हम किस तरीके से सही ढंग से गैस कर पाते हैं, लॉजिकली किस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, वो सारी चीजें भी हमें ध्यान में रखना होता है। जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो एक तरीके से हम सॉल्व करते हैं और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो एक अलग तरीके का अप्रोच हमें अपनाना पड़ता है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सही करेक्ट आंसर गैस कर पाए। तो यहां पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन दी गई है। एकदम बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है। हम पहले सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाद में धीरे धीरे जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है उनमें हम जाएंगे। तो यहां पर हमें दो लिस्ट दी गई है, इन दोनों लिस्ट को हमें मैच करना होता है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है, अगर आपको डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस दी गई है, एक लिस्ट में आपको डेफिनेशन दी गई है और दूसरे साइड में वो कौन सा डेफिनेशन है वो पूछा गया है, तो हमें लिस्ट 2 से शुरुआत करनी है। हमें डेफिनेशन देखनी होगी और ये डेफिनेशन कौन सी चीज की है वो हमें ढूंढकर निकालना होगा। अगर हम इस तरीके का अप्रोच लाते हैं तब हम कम वक्त पे ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज जो है वो हम सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो हमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होने लगेगी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है एग्जाम के वक्त पर। तो यहां पर हम देखते हैं हम कौन सी चीज को कौन सी चीज के साथ रिलेट कर पाते हैं। पहला जो दिया गया है, दोज हु आर रिलेटेड टू पर्सन बाय मैरिज। जब हम किसी इंसान के साथ बाय मैरिज किसी के साथ रिलेट करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एफिनल। ये हम सभी जानते हैं। तो हम इस चीज को थोड़ा आंसर में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि डी के साथ 1 कौन सी जगह पर मैच होती है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, यहां पर करेक्ट ऑप्शन दी गई है नंबर 2। यहां पर डी 1 से मैच हो रहा है। यहां पर बाकी के जो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो डी बाकी और चीजों के साथ रिलेट की जा रही है। तो हमारा आंसर जब हम एक को मैच कर रहे हैं तभी हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है। तो यहां पर जब हम आंसर को देखेंगे तो ऑप्शन के द्वारा चीजों को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब बाकी के चीजों को भी हम थोड़ा देख लेते हैं। यहां पर कॉग्निट यानी कि ऑप्शन ए के साथ 4 को मैच किया गया है। कॉग्निट ऑल द पीपल हु आर रिलेटेड बाय ब्लड इन एनी वे टू एन इंडिविजुअल। लिनियल ऑप्शन बी ऑप्शन 3 के साथ लिनियल इट रेफर्स टू द लाइन ऑफ द किनशिप ग्रुप और लेटरल इट इंडिकेट्स द साइड ऑफ द किनशिप ग्रुप। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब इस चीज को हम थोड़ा समझते हैं। यहां पर कॉग्निट का मतलब क्या होता है? यहां पर हमें किनशिप
सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। कॉग्नेट वो सारे लोग होते हैं जिनके साथ हम बाय बर्थ यानी कि ब्लड के साथ रिलेट करते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, ये सारे जो लोग होते हैं वो हमारे कॉग्नेट होते हैं जिनके साथ हम बाय ब्लड रिलेट करते हैं। और एफिनल रिलेशनशिप वो सारे रिलेशनशिप होती है जहां पर मैरिज के द्वारा हम एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। हमारा जो रिलेशनशिप है वो मैरिज के वजह से स्टार्ट होती है, जैसे इन लॉज, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सारे लोगों के साथ हमारा रिलेशनशिप मैरिज के बाद ही शुरू होता है। और लिनियल यानी कि जहां पर हमें एक डिसेंट लाइन की बात की जाती है, जहां पर हमें पूर्वज की एक लाइन, जिसको हम बेसिकली फैमिली ट्री कहते हैं, इस तरीके का अगर डिसेंट लाइन हमारा बने, इसको कहते हैं लिनियल। आपका पिताजी के पिताजी, इस तरीके का जो लाइन है ये हमारा डिसेंट का लाइन होता है। और यहाँ पर हमें अलग अलग लाइन में जब हम लोगों को रिलेट करते रहते हैं, पूर्वजों के साथ जोड़ते रहते हैं, इसको कहा जाता है लिनियल, यानी कि एक ही लाइन में जो लोग बिलोंग करते हैं। फिर है लेटरल वो सारे रिलेटिव्स होते हैं जो हमारे साथ डायरेक्टली नहीं भी रिलेट हो सकते हैं, जैसे हमारा सिबलिंग्स, कजन्स, ये सारे लोग हमारे साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, हमारे डिसेंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सारे लोग हमारे रिलेटिव्स होते हैं। लेटरल का मतलब होता है साइड ब्रांच ऑफ ए फैमिली। जब हमारा फैमिली का कोई एक अलग ब्रांच होता है जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप होती है, वो सारे लोग हमारा लेटरल के पार्ट हो जाते हैं। तो ये जो चारों डेफिनेशन है ये आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, इनसे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत सिंपल से टॉपिक है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, Which one of the following can be categorized as an achieved status? यहां पर नीचे में से कौन सा हमारा achieved status है? यहां पर हमारा जो स्टेटस होता है इनको हम नॉर्मली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कुछ होते हैं हमारा एस्क्राइब्ड स्टेटस, कुछ होते हैं हमारा अचीव्ड स्टेटस। अचीव्ड यानी कि जब जिसको हम बाय बर्थ नहीं मिलते हैं, जो चीज हमें बाय बर्थ मिलता है, जो स्टेटस हमें बाय बर्थ मिलता है, उसको कहा जाता है एस्क्राइब्ड स्टेटस। और अचीव्ड स्टेटस जब हमें बाद में जाकर जिसको गेन करनी पड़ती है, जिसको हम अचीव करते हैं, वो हमारा अचीव्ड स्टेटस बन जाता है। तो यहां पर जो सेक्स, एज, कास्ट, ये सारे चीजें हमारा एस्क्राइब्ड स्टेटस का पार्ट है जो हमें बाय बर्थ मिलता है। लेकिन जो हमारा मैरिटल स्टेटस है ये हमें बाय बर्थ नहीं मिलता है, तो ये मैरिटल स्टेटस हमारा अचीव्ड स्टेटस हो जाता है। हमें शादी करने के बाद ये स्टेटस मिलता है। किससे शादी होनी है, किस तरीके के लोगों से शादी होनी है, ये सारी चीजें प्री डिसाइडेड नहीं होती है, तो ये हमारा अचीव्ड स्टेटस का पार्ट बन जाता है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा स्टेटस नॉर्मली दो तरीके का होता है, अचीव्ड स्टेटस और एस्क्राइब्ड स्टेटस। अचीव्ड बाय बर्थ जो स्टेटस हमें मिलता है वो हमारा एस्क्राइब्ड स्टेटस है, जैसे कि हमारा डॉटर, सिस्टर, फीमेल, हमारा एज क्या है, हम कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये सारे हमारा एस्क्राइब्ड स्टेटस का पार्ट है। और अचीव्ड स्टेटस में जहां पर हमारा स्टेटस को हम अर्न करते हैं, हम यहां पर हमारे परिश्रम के द्वारा चीजों को गेन करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम किसी का फ्रेंड हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, टीम मेंबर हो सकते हैं, इस तरीके का चीजें हमारा अचीव्ड स्टेटस का पार्ट है। तो अचीव्ड स्टेटस और एस्क्राइब्ड स्टेटस के बारे में राल्फ लिंटन ने कहा है, और यहां पर आप एक डिफरेंस का टेबल भी देख सकते हो। इस तरीके का क्लासेस मैंने ऑलरेडी बहुत सारे करा के रखी है। आप लोग अगर प्लेलिस्ट, यूट्यूब का प्लेलिस्ट देखोगे, वहां पर हर यूनिट का आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगा, तो वहां से आप लोग चीजें इजीली कवर कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर दो लिस्ट दी गई है, यहां पर एक साइड में दी गई है कुछ पर्सपेक्टिव और दूसरे लिस्ट में दी गई है इस पर्सपेक्टिव के साथ हम कौन से थिंकर को जोड़ते हैं। ये बहुत ही एक इजी एक क्वेश्चन आया है और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल क्लास करा के रखी है। तो हम एक एक करके यहां पर मैच करने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो स्ट्रक्चरलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म के साथ हम क्लॉयड लेवी स्ट्रॉस को मैच कर सकते हैं। तो यहां पर हम ऑप्शन में थोड़ा देखते हैं, ए के साथ नंबर 4, ए के साथ जो नंबर 4 है, यहां पर जो फोर्थ ऑप्शन है वहां पर ही सिर्फ ये ए के साथ नंबर 4 को मैच किया गया है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां से ही निकल रहा है। तो हम बाकी चीजों को भी थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जो फेमिनिज्म है,
फेमिनिज्म के साथ हम जोड़ सकते हैं जूलिट मिचेल को। फिर फंक्शनलिज्म यहाँ पर इमाइल डुर्खेम के साथ रिलेटेड है, और सिंबलिक इंटरेक्शनिज्म को हम एर्विंग गॉफमैन के साथ जोड़ सकते हैं, जिन्होंने ड्रामाटर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब आपको आंसर करना है, आंसर को मैच करने एक या फिर दो ऑप्शन को भी अगर आप मैच कर सकोगे तो आपका आंसर निकल के चला आता है। तो इस तरीके का चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, और एग्जाम में यह आपको बहुत ज्यादा मदद भी करेगा। यहां पर जब हम पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी की बात करते हैं, सोशियोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग तरीके का पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं। मैंने 8 तरीके का पर्सपेक्टिव को इन डिटेल सेपरेट क्लासेस में कराया है। आप लोगों ने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप लोग फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा, वहां पर आपको ये सारी चीजें इन डिटेल मिल जाएगी। हर पर्सपेक्टिव को डिटेल में मैंने कराया है, और ये जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी है, पर्सपेक्टिव से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही है। तो ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट का एक क्लास जैसा है। फाउंडेशन जो सीरीज है वहां पर आप लोग ये सारे क्लासेस देख सकते हो, और यूजीसी नेट के एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following research designed are used in social science research? सोशल साइंस रिसर्च में कौन से रिसर्च डिजाइन को हम यूज करते हैं? अब यहां पर हमें 5 ऑप्शंस दी गई है, हमें देखना है कौन सा रिसर्च डिजाइन हमारा सोशल साइंसेस में हमें देखने को मिलता है। रेंडोमाइज्ड 2 ग्रुप डिजाइन ये देखने को मिलता है, फिर 4 ग्रुप डिजाइन ये भी है, कोजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, टाइम सीरीज डिजाइन, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। जो आखिरी है लेटरल डिजाइन हमें नहीं देखने को मिलता है, तो हमारा ऑप्शन ई जो है वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहां पर आप अगर ऑप्शंस देखोगे 3 ऑप्शंस में ऑप्शन ई मौजूद है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन 1 ही हमारा करेक्ट है। ए बी सी डी ओनली, ये चारों तरीके का रिसर्च डिजाइन हमें सोशल साइंस में देखने को मिलता है। अब आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये सारे डिजाइन के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जब हम सोशल साइंस में रिसर्च डिजाइन की बात करते हैं, रिसर्च डिजाइन बहुत सारे अलग अलग तरीके का हो सकता है। रिसर्च करने के वक्त हम अलग अलग तरीके का डिजाइन का पैटर्न यूज कर सकते हैं। रिसर्च डिजाइन का अलग अलग स्टेप्स भी होते हैं। यहां पर जो रैंडमाइज्ड 2 ग्रुप डिजाइन है, यहां पर 2 ग्रुप्स को लिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहां पर हमें रिसर्च करना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। फिर है 4 ग्रुप डिजाइन, जिसको सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन भी कहा जाता है। यहां पर चीजों को कंट्रोल करके टेस्ट प्री टेस्ट के द्वारा यहां पर एक्सपेरिमेंट की जाती है। फिर कॉजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, यहां पर जिस जगह पर जिस तरीके का चीजों में हमें रैंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है, वहां पर इस कॉजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को यूज किया जाता है। टाइम सीरीज डिजाइन बेसिकली हमारा जो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च है उसका ही एक पार्ट है, जहां पर अलग अलग टाइम पीरियड पे चीजों को पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। लेकिन लेटरल डिजाइन कह के कोई रिसर्च डिजाइन नहीं है जो हम सोशल साइंसेस में यूज करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सोसाइटी इन अमेरिका? सोसाइटी इन अमेरिका, ये बुक को किसने लिखा है? ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस डायरेक्ट क्वेश्चन को हमें इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। हम सिर्फ कौन सा बुक किसने लिखा है, बुक्स एंड ऑथर का लिस्ट है। यहाँ पर 26 थिंकर का भी बुक्स एंड ऑथर का लिस्ट होता है, और कुछ एक्स्ट्रा थिंकर अलग अलग यूनिट के बेस पे भी यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर का लिस्ट होता है। तो वहां से आप लोगों को चीजों को पढ़नी पड़ती है। यहाँ पर ये जो बुक है ये बहुत ही फेमस एक बुक है, जिसको हैरेट मार्टिन्यू ने लिखा है। तो हैरेट मार्टिन्यू का बुक है सोसाइटी इन अमेरिका। अब जब भी आप एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे तो एक नोटबुक ले लेना, वहां पर जो भी नए कॉन्सेप्ट आपको दिखने को मिल रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो सारे चीजें नोट डाउन करते जाना, क्योंकि नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो, जो भी एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हो, वहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप मिस कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम आपको याद नहीं भी हो सकता है। तो एक नोटबुक ले लेना, वहां पर जो भी नए बुक्स, ऑथर्स या फिर कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, वहां पर लिस्ट डाउन करके आगे बढ़ना।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू युगेंद्र सिंह, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लॉ। युगेंद्र सिंह के हिसाब से नीचे में से कौन सा हमारा लॉ का फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन ऑफ लॉ। अब यहां पर युगेंद्र सिंह का स्पेसिफिक करके दे दिया गया है, लेकिन एज सच जब आप आंसर को देखोगे यहां पर युगेंद्र सिंह का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। यहां पर लॉ का फंक्शन कौन सा नहीं है ये निकाल पाओगे तभी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर जब हम लॉ की बात करते हैं, एज एन इंडिकेटर ऑफ चेंज, लॉ हमारा इंडिकेटर ऑफ चेंज होता है। चेंज किस तरीके से हो रहा है इसको इंडिकेट करता है हमारा लॉ। यहां पर इनिशिएटर ऑफ चेंज, किसी भी चेंज समाज में कोई परिवर्तन लाने के लिए भी हमारा कानून व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। फिर एज एन इंटीग्रेटर ऑफ चेंज, यहां पर चीजों को इंटीग्रेट करने में, सोसाइटी में चीजों को इंटीग्रेट करने में भी, चेंज को सोसाइटी के साथ रिलेट करने के लिए भी कानून व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो हमारा आखिरी चीज है, एज एन ओपोनेंट ऑफ चेंज, लॉ कभी भी हमारा चेंज के ओपोनेंट नहीं होता है, चेंज का ऑपोजिट नहीं होता है, चेंज को कभी भी लॉ नहीं रोकता है। तो यहां पर ये जो हमारा ऑप्शन है, हमें पूछा गया है कि कौन सा हमारा फंक्शन नहीं है लॉ का, तो यहां पर जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है एज एन ओपोनेंट ऑफ चेंज, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर पूछा गया है व्हाट आर द बेसिक एजम्पशंस ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का बेसिक एजम्पशन क्या है, यानी कि यहां पर कौन से हमारा सिविल सोसाइटी का फीचर्स है, सिविल सोसाइटी में कौन सा हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहां पर अगर आप ऑप्शन की तरफ देखो, ऑप्शन हमें 5 दिया गया है, लेकिन करेक्ट आंसर जो है हमें 3 करेक्ट आंसर निकालना है और 2 गलत हमारे यहां से जवाब निकलेंगे। तो हम देखते हैं कौन सा हमारा सिविल सोसाइटी के साथ रिलेट करता है। द सिविलिटी ऑफ सिविल सोसाइटी, ये करेक्ट है। सिविल सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी होता है जहां पर लोग डिलिबरेटली इसको फॉर्म करते हैं लोगों की भलाई के लिए। ये गवर्नमेंट के द्वारा भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, उनके हक के लिए इस तरीके का सिविल सोसाइटी को फॉर्म किया जाता है, जहां पर कुछ बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो मिलकर एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट करते हैं ताकि लोगों की भलाई की जा सके। यहाँ पर ये सारे जो सोसाइटीज होते हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इनका कोई लेन देन भी नहीं होता है। तो यहाँ पर द सिविलिटी ऑफ सिविल सोसाइटी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर सेपरेटेडनेस ऑफ सिविल सोसाइटी एंड द स्टेट, सिविल सोसाइटी कभी भी स्टेट के साथ रिलेट नहीं होता है। सिविल सोसाइटी हमेशा स्टेट यानी कि गवर्नमेंट से दूर रहती है, गवर्नमेंट से ये सेपरेट होकर ही काम करती है। यहाँ पर लोगों की भलाई के लिए काम किया जाता है। फिर थर्ड ऑप्शन है इंट्रिंसिक रिलेशनशिप बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड मार्केट, सिविल सोसाइटी और मार्केट के बीच में जो रिलेशनशिप है ये बताता है, लेकिन सिविल सोसाइटी और मार्केट के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। सिविल सोसाइटी एक इंडिपेंडेंट ग्रुप होता है। फिर फोर्थ ऑप्शन जो है इंट्रिंसिक रिलेशनशिप बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड प्रीमोर्डियल लॉयल्टीज, ये जो ऑप्शन है ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। और जो आखिरी ऑप्शन है ये हमारा सही है, सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेसी के बीच में हमारा रिलेशनशिप देखने को मिलता है। अब यहां पर हम ऑप्शन देखते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है, ABE, यहां पर ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब जब हम सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, सिविल सोसाइटी एक ऐसा नेटवर्क होता है, ये बेसिकली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। किसी भी कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप हो सकता है, वॉलंटरी एसोसिएशन हो सकता है, जो लोगों की भलाई के लिए, कॉमन इंटरेस्ट के लिए, कलेक्टिव वेलबींग के लिए काम करता है। यहाँ पर ये जो सिविल सोसाइटी होता है ये गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होकर काम करती है और ये हमारा डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट होता है और हमारे डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सिविल सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द गॉड ऑफ द क्लैन कैन बी नथिंग बट द क्लैन इटसेल्फ, हु इज एसोसिएटेड विथ दिस स्टेटमेंट। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा हमें घुमा के पूछा गया है। यहां पर पूछा गया है कि द गॉड ऑफ द क्लैन कैन बी नथिंग बट द क्लैन इटसेल्फ। यहां पर क्लैन के बारे में क्वेश्चन पूछी गई है। क्लैन में हमारा एक गॉड होता है। यहाँ पर जब हम टोटेमिज्म को पढ़ते हैं वहाँ पर देखते हैं कि टोटेमिज्म में एक गॉड होता है, कोई भी एक ऐसा चीज़ होती है जिसको
टोटेम माना जाता है और उसके इर्द गिर्द ही उसको ही भगवान मानकर पूजा किया जाता है, और कोई भी एक क्लैन यानी कि ग्रुप होता है जो उस टोटेम को पूजा करती है। अब यहाँ पर इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस चीज़ के बारे में कौन सा थिंकर बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं इमाइल डुर्खेम। इमाइल डुर्खेम को जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने टोटेमिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। वहाँ पर किस तरीके से गॉड होता है, लोग किस तरीके से चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर स्टडी किया था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इमाइल डुर्खेम। इमाइल डुर्खेम अपना बुक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में गॉड के कॉन्सेप्ट को हमें समझाते हैं, जहाँ पर टोटेमिक रिलीजियन किस तरीके से एग्जिस्टेंस में रहती है, वहाँ पर उन्होंने ऑस्ट्रेलियन एब्रोजिनिस के ऊपर स्टडी किया था। वहाँ पर उन्होंने देखा था कि जो लोग हैं वो टोटेम को पूजते हैं, वहाँ पर जो टोटेम है वो उनके ही क्लैन से निकल कर आते हैं। यहाँ पर इस वजह से कहा गया है कि जो गॉड है, गॉड वो क्लैन के खुद का ही एक पार्ट है, गॉड से ही वो क्लैन का जो मेन आइडेंटिटी है वो उनका गॉड यानी कि टोटेम ही होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हु डिफरेंशिएटेड सिटी एज पैरासाइट एंड जेनरेटिव। यहाँ पर सिटी को किसने, कौन से थिंकर ने पैरासाइट और जेनरेटिव ये दो ग्रुप्स में, कैटेगरीज में डिवाइड किया था। यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको पता नहीं है तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बारे में बात की थी होस्टलिट्स ने पहली बार सिटीज़ को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, पैरासाइट एंड जेनरेटिव। अब यहाँ पर थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। होस्टलिट्स जो है उन्होंने सिटीज़ को उनके रोल के हिसाब से कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सिटीज़ का किस तरीके का रोल रह रहा है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सिटीज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक है पैरासाइट सिटीज़ और दूसरा है जेनरेटिव सिटीज़। पैरासाइट सिटीज़ वो सारी सिटीज़ होती है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंडर करती है, यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकती है। यहाँ पर इस तरीके का जो पैरासाइट सिटीज़ होती है वो बेसिकली एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करती है, कॉलोनियल स्ट्रक्चर या फिर रेंट सीकिंग बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है। वहाँ पर इनोवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सारे चीज़ों के बारे में बात नहीं की जाती है। उस तरीके का सिटीज़ को पैरासाइट सिटीज़ कहा जाता है। और दूसरी तरफ जो सिटीज़ है वो है जेनरेटिव सिटीज़। जेनरेटिव सिटीज बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है। यहाँ पर इनोवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कल्चरल चेंज ये सारी चीज़ों को प्रोमोट किया जाता है, एनकरेज किया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप को, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट किया जाता है। तो जेनरेटिव सिटीज़ और पैरासाइट सिटीज़ ये दोनों सिटीज़ के बारे में होस्टलिट्स ने बात की है और इसको थोड़ा नोट डाउन करके समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम के लिए ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दो लिस्ट दी गई है, एक साइड में अलग अलग तरीके का फेमिनिज्म की बात की गई है और दूसरे साइड में यहाँ पर कौन से फेमिनिज्म के साथ कौन से थिंकर जुड़े हुए हैं वहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा मैच करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा लिबरल फेमिनिज्म है, लिबरल फेमिनिज्म में एक इंपॉर्टेंट जो नाम होता है, लिबरल फेमिनिज्म में इंपॉर्टेंट नाम है J.S. मिल्स। J.S. मिल्स ने लिबरल फेमिनिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो अगर हम थोड़ा ऑप्शन को मैच करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन 3 में ए के साथ 4 मैच हो रहा है। बाकी की चीज़ों को भी हम थोड़ा मैच करते हैं। सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म ये फ्रेडरिक इंगल्स है। फिर रेडिकल फेमिनिज्म के साथ हम जोड़ते हैं सुलामित फायरस्टोन को। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थिंकर है जिन्होंने फेमिनिज्म को एक अलग लेवल पे ले गई थी और उन्होंने एक अलग तरीके का व्यू पॉइंट दिया था। और ब्लैक फेमिनिज्म के साथ हम बेल हुक्स को जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो अलग अलग फेमिनिज्म है उनके साथ इंपॉर्टेंट थिंकर्स का नाम यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ों के बारे में पहली बार पता चल रहा है तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैंने पहले ही फेमिनिज्म के ऊपर एक डिटेल क्लास करा के रखी है। अगर आपने फेमिनिज्म के ऊपर डिटेल क्लास नहीं देखा है तो आप लोग वो क्लास देख लीजिएगा, आपका जो भी डाउट है वो सारी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
The divisions of caste, class, gender and ethnicity combine to produce complex forms of social inequality. The statement is closest to the idea of whom. यहाँ पर हम कहा गया है कि जो हमारा सोसाइटी में जो सोशल इनइक्वलिटी है, सोशल इनइक्वलिटी कास्ट, क्लास, जेंडर, एथनिसिटी, ये सारी चीज़ों के साथ कॉम्बाइन करके हम समझ सकते हैं ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है सोशल इनइक्वलिटी। इसके बारे में किसने बात की थी? ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है इंटरसेक्शनलिटी से। इसके बारे में बात करते हैं किम्बर्ली क्रेनशॉ, KW क्रेनशॉ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 KW क्रेनशॉ। अब हम थोड़ा इसके बारे में डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। किम्बर्ली क्रेनशॉ ने इंटरसेक्शनलिटी का कॉन्सेप्ट को दिया था। इंटरसेक्शनलिटी में कहा गया है कि हमारा सोसाइटी में सिर्फ कोई एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिसके द्वारा हम चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कोई भी फीमेल, अगर फीमेल हो रहा है तो उसके साथ क्या क्या इनइक्वल बिहेवियर किया जा रहा है ये हम नहीं कह सकते हैं। उसके कास्ट क्या है, उसके साथ साथ वो कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड किस तरीके का है, वहाँ पर ये सारी चीज़ों को जब हम मिक्स करते हैं, सारे सेक्शन को, सोसाइटी का सारे सेक्शन को मिक्स करके जब हम चीज़ों को समझते हैं तभी हम सोशल इनइक्वलिटी को समझ पाएंगे। जैसे कोई एक दलित वोमेन है, उसके साथ क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ये सिर्फ हम उसके कास्ट के बेसिस पे नहीं समझ सकते हैं। उसका फैमिली किस तरीके का है, वो कौन सी जगह से बिलोंग कर रही है, वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। तो इंटरसेक्शनलिटी का कॉन्सेप्ट जो है इसको दिया था किम्बर्ली क्रेनशॉ ने, और यहाँ पर हमें डायरेक्टली इंटरसेक्शनलिटी के बारे में ही पूछा गया है। तो यहाँ पर जब भी आप MCQ सॉल्व करोगे तो देखोगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें डायरेक्ट पूछा गया है और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। तो जो हमें घुमा फिरा के पूछ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को हमें थोड़ा अच्छी तरीके से समझना होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना पड़ता है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो हमारे लिए ईजी होते हैं, लेकिन जो हमें घुमा के पूछे जाते हैं उनको हमें थोड़ा समझ के लॉजिकली चीजों को कनेक्ट करके आंसर करना पड़ता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। In the domain of interaction, which of the following is not associated with Goffman formulations on interaction? यहाँ पर नीचे में से कौन सा ऑप्शन गॉफमैन के साथ रिलेटेड नहीं है? अब अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देकर देखोगे तो देखोगे को यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, यहाँ पर पहला ऑप्शन जहाँ पर एक्टर्स में वांट टू कॉन्सिल सीक्रेट प्लेजर्स दी गई है, तो सीक्रेट प्लेजर के बारे में गॉफमैन बात करते हैं और उस प्लेजर को छुपाने के लिए लोग क्या क्या इरोर्स करते हैं, जो भी उन्होंने गलती की है उसको किस तरीके से छुपाया जाता है उसके बारे में भी लोग ध्यान रखते हैं। और एक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली एंड प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं कि लोगों के सामने वो किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये जो पहले 3 ऑप्शन है वो हमारे करेक्ट है। गॉफमैन ने ये तीनों चीज़ों के बारे में बात की थी, लेकिन यहाँ पर गॉफमैन के साथ कौन सी चीज़ एसोसिएटेड नहीं है वो हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है ये हमारा गॉफमैन के साथ रिलेटेड नहीं है। गॉफमैन ने ड्रामाटर्जिकल लॉयल्टी का वेरियस फॉर्म्स के बारे में बात नहीं की थी। यहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ड्रामाटर्जी के बारे में उन्होंने बात नहीं की थी, तो ऑप्शन 4 हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन गॉफमैन के साथ रिलेटेड नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। तो यहाँ पर जब हम एर्विंग गॉफमैन को पढ़ते हैं, एर्विंग गॉफमैन ने ड्रामाटर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था। वहाँ पर हम किस तरीके से अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं उन्होंने स्टेज के साथ, थिएटर के साथ कंपेयर करके समझाने की कोशिश की थी। वहाँ पर अलग अलग स्टेजेस ऑफ सेल्फ के बारे में उन्होंने बात की थी, हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, 7 एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में भी बात की थी, और हम सीक्रेट को, अलग अलग तरीके का सीक्रेट के बारे में भी उन्होंने बात की थी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में उन्होंने बात की थी। तो ये जो मेजर कॉन्सेप्ट का लिस्ट होता है, ये मेजर कॉन्सेप्ट का लिस्ट इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके द्वारा आप सारी चीज़ों को एक जगह पर समझ सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा समझिएगा, ये सारी चीज़ों को थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैंने सारे चीज़ें प्लेलिस्ट के फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड करके रखा है, आप लोगों को सारी चीज़ें वहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द सोशल वर्ल्ड, इट रेफर्स टू। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस
हमारे सोसाइटी में, हमारे सोशल वर्ल्ड में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके साथ कौन से चीज़ें रिलेट की जा सकती है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यानी कि जब लोग चीज़ों को ग्रुप में समझते हैं, तो यहाँ पर टोटालिटी ऑफ पीपल्स बिलीफ्स एंड सेंटिमेंट, यहाँ पर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जो भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं उनके बिलीफ और सेंटिमेंट के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट, डिटर्मिनेंट एंड कल्चरल सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है। तो पहला जो ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाता है। लेकिन जब हम एग्जाम में आंसर करते हैं तो जो नंबर 2 ऑप्शन है इसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती की थी। डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, इसके साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई थी। तो बाकी के जो ऑप्शन है अगर हम उनको एलिमिनेट कर पाते हैं तो हमारा आंसर जो है वो ईजिली निकल कर आएगा। जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर दी गई है इंडिविजुअलिटी ऑफ पीपल्स बिलीफ एंड सेंटिमेंट, लेकिन ये इंडिविजुअलिटी के बारे में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बात नहीं करता है। किसी भी इंसान का पर्सनल बिलीफ सेंटिमेंट यहाँ पर मैटर नहीं करता है। यहाँ पर कलेक्टिव चीज़ों के बारे में बात की जाती है। तो अगर आप ऑप्शन में ध्यान दोगे तो ऑप्शन 1, 2 और 3 में ऑप्शन सी है, तो ये ऑप्शंस ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, ए एंड बी ओनली। तो इमाइल डुर्खेम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं। उन्होंने अपना बुक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इस कॉन्सेप्ट को समझाया था। उन्होंने कहा था कि जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ये बेसिकली लोगों का शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज होते हैं, जहां पर लोग, सोसाइटी के लोग इकट्ठा होकर चीज़ों के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पर लोग इकट्ठा होकर किस तरीके का सोच रखते हैं इसको मायने दिया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मैन एंड द रीजियन आर नॉट सेपरेट बट इंटरडिपेंडेंट एंटाइटीज, प्लास्टिक फ्लुएंट ग्रोइंग एम्फासिस बाय हुम। यहां पर बताया गया है कि मैन एंड रीजियन, ये जो दोनों चीजें हैं ये सेपरेट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है। इसके बारे में कौन से थिंकर बात करते हैं? अब इस चीज के बारे में बात करते हैं राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी को जब हमने पढ़ा है वहां पर देखा है कि उन्होंने रीजनल सोशियोलॉजी कहकर एक बुक लिखा था और इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने डेवलप भी किया था। वहां पर उन्होंने समझाने की कोशिश की थी रीजियन के साथ इंसान, मैन, उस जगह के जो लोग हैं वो किस तरीके से रिलेट करते हैं, वहां पर लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ, रीजियन और मैन एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। तो राधा कमल मुखर्जी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राधा कमल मुखर्जी हमारा सोशल इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी के ऊपर उनका काम है। उन्होंने ह्यूमंस और उनका जो जियोग्राफिकल रीजन है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उनको उन्होंने डेवलप किया था और इसको समझाते हुए उन्होंने रीजनल सोशियोलॉजी जो कॉन्सेप्ट है इसको डेवलप किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कल्चरल प्रोसेस of change in India has been explained with the help of the little and great tradition. Each tradition has its social organization and there is a continuous flow of themes, ideas or symbols. This EVA process is triggered through. अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो इंडिया में कल्चरल चेंज हो रहा है, कल्चरल प्रोसेस में जो चेंज हो रहा है वो लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन के द्वारा हो रहा है। अब ये जो चेंजेस हो रही है यहाँ पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हमें देखने को मिलती है, लोगों का थीम्स, आइडियाज, सिंबल, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। अब ये जो चेंजेस हो रही है ये कौन से चीज़ के द्वारा, कौन से फैक्टर के द्वारा इन्फ्लुएंस हो रही है? तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दी गई है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन 3, ऑर्थोजेनेटिक एंड हेटेरोजेनेटिक फैक्टर। यहाँ पर जब हम लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में पढ़ते हैं तो कौन से वो थिंकर है जो हमें इस चीज़ के बारे में बात करते हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड ने लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में बात की थी। उन्होंने किस तरीके से सोसाइटी में चेंज हो रहा है इसके ऊपर ध्यान देते हुए उन्होंने कहा था कि जो हमारा इंटरेक्शन है, जो हमारा चेंजेस आ रही है वहाँ पर मेनली 2 फैक्टर्स के द्वारा हमारे सोसाइटी में चेंजेस आती है, ऑर्थोजेनेटिक फैक्टर्स और हेटेरोजेनेटिक फैक्टर्स। ऑर्थोजेनेटिक फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स होती है जो बेसिकली हमारे सोसाइटी के इंटरनल चेंजेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो हमारे सोसाइटी में इंटरनल चेंजेस हो रही है, जैसे हमारा रिलीजियन, फिलोसॉफिकल इवोल्यूशन, हिस्टोरिकल, ये सारे
चीज़ों में जब हमारा बदलाव आता है उसको कहा जाता है ऑर्थोजेनेटिक फैक्टर्स। जैसे हम अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, संस्कृताइजेशन का प्रोसेस एक ऑर्थोजेनेटिक फैक्टर है। फिर दूसरी तरफ है हेटेरोजेनेटिक फैक्टर्स। जो भी चीज़ें हमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस करती है वो सारी चीज़ें हमारा हेटेरोजेनेटिक फैक्टर्स होती है। जैसे कॉलोनियल इन्वेंशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये सारे चीज़ें हेटेरोजेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो हमारे सोसाइटी में, कल्चर में बदलाव लाने में जिम्मेदार होते हैं। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में बात की थी और यहाँ पर जो मेजर फैक्टर्स के बारे में उन्होंने कहा था वो थे ऑर्थोजेनेटिक एंड हेटेरोजेनेटिक फैक्टर्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर इन व्हिच पेनल सिस्टम टैकल्स विथ क्राइम। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दी गई है ये थोड़ा अलग तरीके का एक क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन अमूमन पूछा नहीं जाता है। ये बेसिकली क्राइम जो टॉपिक है, क्राइम टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। पेनल सिस्टम जो होता है वो क्राइम को किस तरीके से टैकल करता है, अलग अलग स्टेजेस क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको ड्रॉप किया गया था, यानी कि यहाँ पर जो भी आंसर है कोई भी सही आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये सारे चीज़ों के बारे में समझना नहीं है, हमें थोड़ा इसको समझकर ही आगे बढ़ना है। तो मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है, नया जो कॉन्सेप्ट है, ये पता चल जाए। तो पेनल सिस्टम बेसिकली हमारा एक ऐसा सिस्टम है जहां पर क्रिमिनल लॉज के बारे में बात की जाती है। पेनल सिस्टम के द्वारा क्राइम को यहां पर खत्म करने की कोशिश की जाती है, जहां पर अलग अलग स्टेजेस के द्वारा क्राइम को कंट्रोल करने के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो यहां पर मेजरली 5 स्टेजेस के द्वारा क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। पहला जो है वो है डिटरेंस। डिटरेंस में पहले जो भी क्राइम है, क्रिमिनल एक्टिविटीज है, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है। लोगों को डिस्करेज किया जाता है ये सारी चीज़ों के बारे में। जैसे अगर आप चोरी करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी, आपको जेल में रहना पड़ेगा। आप अगर खून करोगे तो आपको फांसी की सज़ा होगी। इस तरीके का चीज़ें आपको बताया जाता है, आपको पहले प्रिवेंट किया जाता है, आपको फियर प्रोवाइड किया जाता है। फिर सेकेंड स्टेज में होता है रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन में आप जिस तरीके का क्राइम करोगे आपको उस तरीके का ही पनिशमेंट मिलेगा। जैसे अगर आप चोरी करते हो तो आपको कम साल की सज़ा मिलेगी, आप अगर किसी का खून करते हो तो आपको ज़्यादा सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पर रिट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर जिस तरीके का आप पनिशमेंट करोगे, जिस तरीके का क्राइम करोगे उस तरीके का आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। फिर थर्ड स्टेज में आता है इनकेपिसिटेशन। यहाँ पर जो डेंजरस इंडिविजुअल्स होते हैं, जो बेसिकली हाई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनको सोसाइटी से ख़त्म करने की कोशिश की जाती है या फिर उनको लाइफ टाइम उनको जेल में रखा जाता है। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जाती है ताकि सोसाइटी में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो वो कम हो जाए और जो भी लोग डेंजरस एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। फिर होता है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन में जो भी लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, काउंसलिंग कराया जाता है। जब जेल में रखा जाता है उनको जीने का तौर तरीका सिखाया जाता है, वहाँ पर उनको रीसोशलाइजेशन का प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो जो रिहेबिलिटेशन है वहाँ पर उनको सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाती है ताकि वो अगर जेल से छूटकर बाहर आए तो फिर से नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। फिर जो आखिरी स्टेप है वो है रिस्टोरेशन। जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुई है उसके द्वारा जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जो भी हैम्पर हुआ है उसको रिस्टोर करने की कोशिश की जाती है। जो भी कम्युनिटी है या फिर जो भी विक्टिम्स हैं उनको कुछ भी कॉन्सलेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। तो ये जो 5 स्टेजेस है, इस 5 स्टेजेस के द्वारा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Which among the following is not a component of culture? नीचे में से कौन सा हमारा कल्चर का कंपोनेंट नहीं है? सिंबल, लैंग्वेज, वैल्यू एंड बिलीफ, ये सारे चीज़ें हमारा कल्चर का पार्ट होता है, लेकिन कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट हमारा कल्चर का पार्ट नहीं होता है। ये हमारा बेसिकली
कल्चर का एक अलग तरीके का व्यू पॉइंट प्रोवाइड करता है जो हम कल्चर में नॉर्मली देखने को मिलता नहीं है। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट हमारा कल्चर का कंपोनेंट नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4 कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हु यूज्ड द मेटाफोर ऑफ द थिएटर इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी? कौन से थिंकर ने थिएटर जो वर्ड है वो उसको मेटाफोर की तरह यूज किया था सोशियोलॉजिकल थ्योरी में? अभी अभी हमने इसके बारे में डिस्कस की है। यहाँ पर एर्विंग गॉफमैन एक ऐसा थिंकर है जिन्होंने ड्रामाटर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था, जहां पर उन्होंने दिखाया था कि थिएटर में जिस तरीके से लोग एक्टिंग करते हैं, हम अपने लाइफ में उसी तरीके से अपने आप को एक्ट करने की कोशिश करते हैं। जहां पर उन्होंने थिएटर के साथ हमारे लाइफ को जोड़ने की कोशिश की थी, इसको मेटाफोर की तरह थिएटर को उन्होंने यूज किया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है एर्विंग गॉफमैन। एर्विंग गॉफमैन ने ये जो ड्रामाटर्जी का कॉन्सेप्ट है इसको द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ इस बुक में दिया था। वहां पर उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से लोगों के साथ ह्यूमन बिहेवियर को हम थिएटर के साथ यूज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द शिफ्ट बियॉन्ड नेशन स्टेट बेस्ड थिंकिंग टुवर्ड्स एनालाइजिंग द ह्यूमन वर्ल्ड एज ए सिंगल कम्युनिटी इज नोन एज। जब हम हमारी पूरी की पूरी दुनिया को, पूरी की पूरी ह्यूमन वर्ल्ड को एक सिंगल कम्युनिटी की तरह ट्रीट करते हैं, हमारा जो सोच है, हमारा नेशन स्टेट से बाहर जाकर एक ग्लोबल कम्युनिटी के बारे में बात करता है, सोचता है, उस तरीके का थिंकिंग को हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है कॉस्मोपोलिटियनिज्म। कॉस्मोपोलिटियनिज्म एक ऐसा थिंकिंग है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर होल ह्यूमन वर्ल्ड को एक सिंगल कम्युनिटी कंसीडर किया जाता है। यहां पर जो बाकी के ऑप्शन है, जैसे अर्बनिज्म एक सिटी के बारे में बात करता है, लिबरलिज्म एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जहां पर एक जगह पर लोग किस तरीके से रहेंगे उसके बारे में बात करता है, न्यू लिबरलिज्म भी लिबरलिज्म का एक एक्सटेंशन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1 कॉस्मोपोलिटियनिज्म। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट को पहली बार देखा है। तो कॉस्मोपोलिटियनिज्म एक ऐसा आइडिया है जहां पर पूरी की पूरी वर्ल्ड को एक सिंगल कम्युनिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। यहां पर ग्लोबल सिटीजनशिप की बात की जाती है। यहां पर जो भी प्रॉब्लम्स आएगी वो सारी चीजों को लोग एक जैसे ट्रीट करते हैं। यहां पर एक कंट्री से बाहर जाकर लोग कल्चर एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करते हैं और होल ह्यूमन रेस को एक ही ग्रुप मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द यूज ऑफ communicative power as well as material class struggle as being central to the overthrow of capitalism who associated with this statement। यहाँ पर हमें बताया गया है कि कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करने के लिए मेटेरियल क्लास स्ट्रगल के साथ साथ कम्युनिटी पावर को यूज करने की जरूरत है। तो ये दोनों चीजों को यूज करके हम कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर सकते हैं। इसके बारे में कौन से थिंकर ने बात की है? हम सभी जानते हैं कि कैपिटलिज्म के बारे में कार्ल मार्क्स ने बात की है, लेकिन कार्ल मार्क्स बात करते हैं कि मेटेरियल क्लास स्ट्रगल के बारे में। उन्होंने कम्युनिटी पावर को यूज करके कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करने की बात नहीं की है। तो कार्ल मार्क्स हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है एंटोनियो ग्राम्शी। ऑप्शन 2 एंटोनियो ग्राम्शी ने ही कम्युनिकेटिव पावर और मेटेरियल क्लास स्ट्रगल को एक साथ मिलाकर कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करने की बात की थी। अब यहाँ पर एंटोनियो ग्राम्शी एक ऐसा थिंकर है जिन्होंने हेजेमोनी का कॉन्सेप्ट दिया था, जहां पर उन्होंने दिखाया था कि जो लोगों का कम्युनिकेटिव पावर है, आइडियोलॉजी है, कल्चर है, ये सारी चीजों को हम मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर कैपिटलिस्ट रूल को ओवरथ्रो करने के लिए ये सारी चीजों को यूज किया जा सकता है। यहाँ पर मेटेरियल स्ट्रगल जैसे इकोनॉमिक क्लास कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ कम्युनिकेटिव पावर का भी होना जरूरी है। उन्होंने काउंटर हेजेमोनी का कॉन्सेप्ट भी दिया था, जहां पर लोग किस तरीके से कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। Group the traits as explained by Saskia Sassen in the Global City। सास्किया सासन ने ग्लोबल सिटी के बारे में बात की है और नीचे में से कौन सा ग्लोबल सिटी का फीचर है। अब यहाँ पर ये जो सास्किया सासन, इसके बारे में अगर आपको पता भी नहीं है तो भी आप यहाँ पर गैस कर सकते हो। ग्लोबल सिटी यहाँ पर कौन सी चीज को बताया गया है, तो हम थोड़ा ऑप्शंस की तरफ देखते हैं।
दे आर डेवलप्ड इनटू कमांड पोस्ट फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। ये ऑप्शन 1 हमारा सही है। ग्लोबल सिटी एक ऐसा सिटी होता है जो बेसिकली हमारा सोसाइटी में जो मेजर सिटीज़ होती है उनमें से होती है और ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो डोमिनेट करती है। बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जो कमांड पोस्ट पे रहती है, जो बेसिकली फाइनेंस या फिर सर्विसेज को जो बेसिकली उस जगह पर लोकेट करती है। यहाँ पर प्रोडक्शन, इनोवेशन, ये सारी चीज़ें होती है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादातर जो बड़े बड़े सिटीज़ है, जो बाकी छोटे मोटे सिटीज़ या फिर विलेजेस को कंट्रोल करते हैं, उसको कहा जाता है ग्लोबल सिटी। सास्किया सासेन ने ग्लोबल सिटी के बारे में बात की थी, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है। जो ये ग्लोबल सिटी बेसिकली कमांड पोस्ट पे रहती है। यहाँ पर फाइनेंशियल और स्पेशलिस्ट सर्विसेज का लोकेशन ज़्यादा होता है। यहाँ पर प्रोडक्शन और इनोवेशन के बारे में भी बात की जाती है और इस जगह पर हमें फाइनेंशियल और सर्विस इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है, दे आर रिलेटिवली लार्ज फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट की कुछ बात होती ही नहीं है। ग्लोबल सिटी बेसिकली डोमिनेंट तरीके का सिटीज़ होती है। यहाँ पर लार्ज ह्यूमन सेटलमेंट होगी इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ये अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमें ये 2 ऑप्शन निकल जाएंगे। अब अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो ऑप्शन 1 और 2 ये दोनों में ही चारों ऑप्शन दे दी गई है। A, B, C, D चारों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप कोई भी आंसर को टिक करते हो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यूजीसी नेट का जो आंसर की है वहाँ पर भी ये दोनों ऑप्शंस को करेक्ट बताया गया है। तो इस तरीके का एग्जाम में इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। आप अगर सेम ऑप्शंस दी जाती है उनमें से कोई भी एक ऑप्शन अगर आप चूज करते हो तो आपका सही आंसर उसको माना जाएगा। अब ग्लोबल सिटी के बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल सिटी के बारे में सास्किया सासेन ने बात की थी। वहाँ पर उन्होंने एक बुक द ग्लोबल सिटी न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो इसके बारे में लिखा था। उन्होंने ग्लोबल सिटी बेसिकली न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो ये 3 सिटीज़ को ग्लोबल सिटीज़ कहा था। वो जो सिटीज़ है वहाँ पर बेसिकली जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कितना है इसके ये मायने नहीं रखता है, लेकिन वो लोग बाकी ग्लोबल इकोनॉमी को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं इसके बारे में बात की जाती है। जो भी सिटीज़ कमांड सेंटर पे है वहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो बेसिकली बाकी सारी जगहों पर डोमिनेट कर रहे हैं, उसको कहा जाता है ग्लोबल सिटी। तो ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, ये नेक्स्ट एग्जाम में आपको काम आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। According to Max Weber, ideal types can be characterized as। यहाँ पर आइडियल टाइप का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें निकालने हैं। मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप के बारे में बात की थी। यहाँ पर इसके बारे में हमने बहुत बार पढ़ा भी है, तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर ये एक ह्यूरिस्टिक डिवाइस है, यानी कि इसको हम एक डिवाइस की तरह यूज कर सकते हैं। इसके द्वारा हम बाकी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। डिवाइस इज हेल्पफुल इन डूइंग एम्पिरिकल रिसर्च, ये भी हमारा सही है। एम्पिरिकल रिसर्च करने में हम आइडियल टाइप्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम सोशल वर्ल्ड को, स्पेसिफिक चीज़ों को समझने में भी हम आइडियल टाइप का यूज कर सकते हैं। ये एक एनालिटिकल कॉन्स्ट्रक्ट भी है। लेकिन जो आखिरी ऑप्शन है वहाँ पर दिया गया है आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द whims एंड फैंसीज ऑफ द सोशल साइंटिस्ट। ये कोई फैंसीज के बारे में बात नहीं करता है। आइडियल टाइप बेसिकली वो सारे चीज़ें हैं जो हम दिमाग में रखते हैं। कोई भी एक चीज़ किस तरीके से होना चाहिए, आइडियल किस तरीके से होगा, इसके बारे में मैक्स वेबर बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आखिरी ऑप्शन है ये रिलेवेंट नहीं है। अगर आप ऑप्शन ई को एलिमिनेट कर सकते हो तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4 DBAC ओनली, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आइडियल टाइप के बारे में मैक्स वेबर ने बात की थी। उन्होंने दिखाया था कि हम आइडियल टाइप को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। उनके हिसाब से आइडियल टाइप हमारा लॉजिकल या फिर मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट हो सकता है, जिसको हम एक मेजरिंग रॉड की तरह यूज कर सकते हैं। ये रियलिटी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसको हम एक डिवाइस की तरह ही ट्रीट करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अरेंज द सोशियोलॉजिकल स्टडीज ऑन कास्ट इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर जो क्वेश्चंस दी गई है इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है, यानी कि कौन सा पहले आया है और कौन सा आखिर में आया है, इस तरीके से हमें या इनको अरेंज करना है।
अब इस तरीके का क्वेश्चंस थोड़ा टफ हो सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली पता होना ज़रूरी है कि कौन सा बुक कौन से ईयर में आया है, कौन से बुक को किसने लिखा है, कौन से साल में लिखा है, वो सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी होती है। तो हमें जब हम यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं 100 क्वेश्चंस पूछी जाती है, जिनमें से 10 क्वेश्चंस नए तरीके का कॉन्सेप्ट से पूछी जाती है और 5 से 7 क्वेश्चंस हमें इस तरीके का क्वेश्चन मिलती है जिनको हमें अरेंज करना बहुत ही टफ होता है। तो यहाँ पर हमें गैस कर सकते हैं या फिर हम इनको थोड़ा बहुत अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर नहीं दी गई है। तो ये आंसर जो है ये ड्रॉप कर दी गई थी, लेकिन इसके बारे में हमें पता होना चाहिए इसको क्रोनोलॉजिकली हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखेंगे कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, इस बुक को लिखा था जीएस घुरे ने 1932 में। फिर कास्ट एंड मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस, इस बुक को 1962 में एमएन श्रीनिवास ने लिखा है। एंद्रे बेते ने कास्ट क्लास एंड पावर, ये बुक को लिखा था 1965 में। होमो हायरार्की का जो बुक है इसको 1966 में लोई दोमो ने लिखा है। और जो कास्ट एंड कॉन्टेम्पोररी इंडिया है ये 1984 में पॉलिन कोलिंडा ने लिखा है। तो ये जो हमारा क्रोनोलॉजी है ये सही क्रोनोलॉजी है और ये जो बुक्स है ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। अगर इनके बारे में आपको पता नहीं है इनको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। हर एग्जाम में इन बुक में से एक नहीं तो 2 क्वेश्चन आपको मिलते ही है। हर साल यहाँ से इन बुक में से एक क्वेश्चन मिनिमम पूछी ही जाती है। तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से इनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा कौन से थिंकर ने लिखी है और कौन से ईयर में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मार्टन्स रोल थ्योरी रिफ्लेक्ट्स। मार्टन, आर.के. मार्टन का रोल थ्योरी कौन सी चीज को रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पर रोल थ्योरी जो है वो हमें कंज्यूमरिज्म के बारे में कुछ नहीं बताता है। किसी भी जगह पर हम आर.के. मार्टन के केस में कंज्यूमरिज्म नहीं पढ़ते हैं और कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन के बारे में भी आर.के. मार्टन बात नहीं करते हैं। कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन के बारे में बात करते हैं थ्रॉस्टेन वेवलिन। तो यहाँ पर बाकी के ऑप्शन भी हम थोड़ा देखते हैं। रोल सेट्स आर composed of normative expectations and obligation। रोल सेट्स हमारा नॉर्मेटिव एक्सपेक्टेशंस है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरीके से लोग बिहेव करेंगे उनके रोल के अकॉर्डिंग, ये सही ऑप्शन है। फिर जो द एक्टर इंटरनलाइज एक्सपेक्टेशंस, ये रोल सेट, रोल जो है वो बेसिकली हमारा एक्टर्स इंटरनलाइज एक्सपेक्टेशंस होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं वो किस तरीके से बिहेव करेगा। पहले बी और सी, ये जो 2 ऑप्शंस है ये हमारा सही हो जाता है। जेंडर रोल्स के बारे में हम रोल थ्योरी में कुछ नहीं पढ़ते हैं, लोगों का जेंडर के हिसाब से रोल यहाँ पर बताया नहीं जाता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3, बी एंड सी ओनली। तो इस तरीके से जब भी आप एग्जाम में आंसर करोगे तो एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा, एलिमिनेट करके भी आप आंसर कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, which theories suggest that the structure and action are necessarily related to each other and are not opposites। यहाँ पर कौन सा वो थ्योरी है जो हमें स्ट्रक्चर और एक्शन के बारे में बात करता है और बताता है कि स्ट्रक्चर एंड एक्शन दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चरेशन। स्ट्रक्चरेशन थ्योरी में ही हम स्ट्रक्चर और एक्शन के बारे में पढ़ते हैं और ये दोनों चीज़ों को हम एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चंस दी गई है, इस क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन दी गई है इनको भी हमें थोड़ा समझना होगा। ये इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है और इनसे हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड भी होते हैं, तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। स्ट्रक्चरेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में एंथनी गिडेन्स बात करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को दिया था एंथनी गिडेन ने, जहां पर उन्होंने स्ट्रक्चर एंड एक्शन के बारे में बात की थी। ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेट है हम इसके बारे में एंथनी गिडेन बात करते हैं। फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में हमारा सोसाइटी जो है, सोसाइटी को एक इंटरकनेक्टेड पार्ट की तरह समझा जाता है, जहां पर एक चीज़ दूसरे चीज़ की स्टेबिलिटी को बजाय रखने में काम करती है। फिर स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में फर्डिनेंड सॉसर, लेवी स्ट्रॉस जैसे थिंकर बात करते हैं, जहां पर स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जहां पर बताया जाता है कि हमारा सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं वो स्ट्रक्चर के मुताबिक होती है और स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली स्टैटिक या फिर फिक्स्ड होती है।
पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म का एगेंस्ट जाकर एक थ्योरी है जिसको मिशेल फोको और जैक डेरिडा ने डेवलप किया था। यहाँ पर स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करते हुए पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में कहा गया है कि जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली फिक्स्ड नहीं होता है, ये फ्लूइड होता है, ये पावर के हिसाब से चलती है। यहाँ पर इनस्टेबल चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है। तो हमारा सोसाइटी में डीकंस्ट्रक्शन के बारे में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बात करती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इनको थोड़ा नोट डाउन करके समझिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। कार्ल मार्क्स एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन व्हिच मींट दैट। कार्ल मार्क्स ने ऑब्जेक्टिफिकेशन प्रोसेस के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया था। अब कौन सी जो नीचे के प्रोसेस है से जो ऑब्जेक्टिफिकेशन का पार्ट है। अब कार्ल मार्क्स कौन सी चीज के बारे में बात करते हैं। अब अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन हमारा सही होगा और एक ऑप्शन जो है वो हमारा गलत होगा। तो हमें गलत ऑप्शन को निकालना होगा। तो हम एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। मैन प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट्स लाइक फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर, ये हमारा करेक्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिफिकेशन में हमें कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो हमारा सोसाइटी है, सोसाइटी में ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, हमारे मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है और इसके लिए ही लोग स्ट्रगल करते हैं। यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है, इट रीअफर्म्स मेटेरियल ओरिएंटेशन, ये मेटेरियल ओरिएंटेशन के बारे में बात करता है। फिर थर्ड ऑप्शन भी सही है। यहाँ पर इट रीअफर्म्स हिज इंटरवेंशन द रियल वर्ल्ड ऑफ रियल एक्टर्स, यहाँ पर रियल वर्ल्ड और रियल एक्टर्स के बारे में भी यहाँ पर बात की जाती है। फिर जो चौथा ऑप्शन है वो है इट रीअफर्म्स दैट द प्लेजर फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर इज इम्पॉर्टेंट इन सोशल वर्ल्ड, यहाँ पर कल्चर एंड आर्ट इम्पॉर्टेंट है सोशल वर्ल्ड में। इस तरीके का कोई बात कार्ल मार्क्स ने कहा ही नहीं है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने आर्ट एंड कल्चर को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं किया था। तो हमारा जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लास्ट ऑप्शन भी देखते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज द ट्रू एरिना इन विच पीपुल एक्सप्रेसेस देयर ह्यूमन कैपेसिटीज, यहाँ पर एक ऐसा एरिना है जहाँ पर लोग अपने कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बाकी के चारों ऑप्शन सही है और जो हमारा ऑप्शन डी है ये गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, ABCE ओनली। तो इस तरीके का क्वेश्चंस हमें थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में। तो हमें मोस्ट प्रोबेबल जो सबसे गलत आंसर है उसको निकालना है। बाकी सारे ऑप्शंस, हर ऑप्शन को आप एग्जैक्टली क्रैक नहीं भी कर सकते हो। तो इस तरीके का चीज़ों में आप जो गलत है, मोस्ट गलत चीज़ है, उसको निकालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बाकी के जो वर्ड्स है, वर्ड में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो ऑब्जेक्टिफिकेशन के बारे में कार्ल मार्क्स बात करते हैं, जहां पर उन्होंने थ्योरी ऑफ लेबर एंड प्रोडक्शन में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव जो चीज़ें हैं, मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो है, इसके द्वारा हमारा सोसाइटी गाइडेड है और लोग इसके लिए ही काम करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अरेंज द फॉलोइंग एनेक्टमेंट्स ऑफ सोशल लेजिस्लेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यहाँ पर कुछ एक्ट्स दी गई है और इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। तो यहाँ पर जो भी एक्ट्स दी गई है ये बहुत ही पॉपुलर एक्ट है और बहुत बार मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई भी है। तो यहाँ पर 5 चीज़ें दी गई है, लेकिन आप जब आंसर को निकालने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सबसे पुराना वाला सबसे नया वाला एक्ट कौन सा है। यहाँ पर जो सबसे नया एक्ट है वो है डोमेस्टिक वायोलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायोलेंस एक्ट जो है वो एकदम सबसे नए तरीके का एक्ट है और बाकी के जो है वो पुराने तरीके का है। तो अगर आप क्रोनोलॉजिकली सजाओगे तो ए जो है वो सबसे आखिर में आएगा। तो अगर आप ऑप्शन की तरफ ध्यान दोगे तो ऑप्शन 1 में ही सिर्फ जो ए यानी कि डोमेस्टिक वायोलेंस एक्ट है ये आखिर में आता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। तो अब इन क्रोनोलॉजिकली चीज़ों को हम थोड़ा समझने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो हमें 5 एक्ट के बारे में पूछा गया है, ये एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर जो 5 एक्ट्स है, पहला एक्ट है हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट। ये 1954 में आया था, जहाँ पर हम
किस तरीके से लोगों के साथ मैरिज कर सकते हैं, जहां पर इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिज, ये सारे चीज़ों के ऊपर जोर दिया गया था। फिर आता है हमारा सेकंड एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। यहाँ पर हिंदूज के लिए क्या क्या चीज़ें वैलिड है, किस तरीके का मैरिज हो सकता है, डाइवर्स के लिए क्या क्या प्रोविजंस है, वो सारे चीज़ों के बारे में इस हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया है। फिर है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। यहाँ पर किसके पास प्रॉपर्टी का राइट है, डॉटर और विडोज को भी यहाँ पर प्रॉपर्टी का हक दिया गया है, इस तरीके का चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। फिर जो चौथा है वो है राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, ये 1978 में आया था। ये बेसिकली कोई एक्ट नहीं है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एक अमेंडमेंट है, जहां पर राइट टू प्रॉपर्टी का जो चीज़ें है इसको रिमूव किया गया था। पहले फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी इंक्लूडेड था, यानी कि लोगों को ज़मीन का हक है, लेकिन ये हक को हटाकर इसको एक लीगल राइट बना दिया गया था। तो ये बेसिकली एक अमेंडमेंट है। और जो सबसे नए तरीके का एक्ट है इन पांचों में से वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो हमारा 2005 में पास हुआ था कि डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट क्या क्या लोग रिमेडीज कर सकते हैं, वायलेंस अगर करेंगे क्या क्या लोगों को सजा हो सकती है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया था। तो ये सारे जो एक्ट्स है इनको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। Human sexuality freed from the needs of reproduction and molded by individual choices is called। जब ह्यूमन सेक्सुअलिटी को हम रिप्रोडक्शन से फ्री करते हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल चॉइसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर प्लास्टिक सेक्सुअलिटी का डेफिनेशन के बारे में बात की गई है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। अब प्लास्टिक सेक्सुअलिटी क्या होता है? प्लास्टिक सेक्सुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में एंथोनी गिटेन ने बात की थी कि हमारा जो मॉडर्न रिलेशनशिप है, इंटीमेसी है, यहाँ पर हम बहुत सारे अलग अलग तरीके का चेंजेस देखते हैं। पहले के ज़माने में जो हमारा फिजिकल रिलेशनशिप होती थी वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके का चीज़ें थी, लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है। जो लोगों का सेक्सुअलिटी है ये धीरे धीरे बदल रहा है। पहले लोग प्रेफर करते थे बायोलॉजिकल चीज़ों के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे लोग इसमें बदलाव आ रहे हैं। आज हम देखते हैं कि डिफरेंट तरीके का होमोसेक्सुअलिटी, हेटेरोसेक्सुअलिटी, अलग अलग तरीके का सेक्सुअलिटी यहाँ पर दिखाई दे सकती है। यहाँ पर लोग फ्लेक्सिबल है अपना सेक्सुअलिटी को लेकर। ये कॉन्सेप्ट को प्लास्टिक सेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं एंथोनी गिडेन, जहाँ पर हमारा जो सेक्सुअलिटी है आज के वक्त पर बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड नहीं है। यहाँ पर लोग अपने चॉइस के हिसाब से कल्चर के द्वारा जिस तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं वो सारे चीजें आजकल सेक्सुअलिटी को शेप करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ग्रुप द करेक्ट आर्गुमेंट एक्सप्लेनिंग रैशनल चॉइस थ्योरी ऑफ रिलीजन। यहाँ पर नीचे में से कौन सी चीज हमारा रैशनल चॉइस थ्योरी ऑफ रिलीजन में हमें देखने को मिलता है? अगर आपने रैशनल चॉइस थ्योरी ऑफ रिलीजन को डायरेक्टली पढ़ा भी नहीं है फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। हमने इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी का जो पार्ट है वहाँ पर रैशनल चॉइस थ्योरी को पढ़ा था। रैशनल चॉइस थ्योरी एक ऐसा थ्योरी है जहाँ पर लोग सारे चीज़ों को रैशनल तरीके से ही सोचते हैं। लोग सोचते हैं, सोच विचार करके उनके लिए कौन सा चीज़ प्रॉफिटेबल है उसके हिसाब से चीज़ों को करते हैं। तो रैशनल चॉइस थ्योरी ऑफ रिलीजन में ये बताया गया है कि रिलीजन को जब लोग चूज करते हैं वहाँ पर भी लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं। तो नीचे में से कौन सा आर्गुमेंट यहाँ पर सही है? तो अगर यहाँ पर पहला ऑप्शन है इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमेरिका, लेकिन यहाँ पर इस चीज के बारे में आप लोग श्योर नहीं भी हो सकते हो। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, लेकिन बाकी के ऑप्शन हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। इट आर्ग्यूज दैट सबऑर्डिनेशन ऑफ वोमेन्स इज गॉड्स विल। ये नहीं मानता है, क्योंकि रैशनल चॉइस थ्योरी यहाँ पर हमें रैशनल तरीके से चीजों को समझने की बात करता है। यहाँ पर महिलाओं का जो सबऑर्डिनेशन है, यानी कि हमें महिलाओं को दबा के रखना है, ये भगवान का इच्छा है, इस तरीके का कोई लॉजिक हमारा सोसाइटी में है ही नहीं। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम एलिमिनेट करें ऑप्शंस में तो नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 4 हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 2। तो हम बाकी के ऑप्शन को भी थोड़ा देख लेते हैं। जो सी ऑप्शन है, इट एज्यूम्स दैट पीपल
मोस्ट पीपल आर नेचुरली रिलीजियस, ये मानता है कि ज़्यादातर लोग, कुछ लोग हैं जो नेचुरली रिलीजियस है, जिनको जन्म से ही कुछ रिलीजियन का प्रैक्टिस देखने को मिलता है। फिर ऑप्शन डी, रिलीजियस एनकरेजेस डेवलपमेंट फ्रॉम द रियलिटी ऑफ ह्यूमन स्ट्रगल। यहाँ पर रिलीजियन हमें ये एनकरेज नहीं करता है, ह्यूमन स्ट्रगल रियलिटी है ये हमें नहीं बताता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और आखिरी जो ऑप्शन है, इट आर्ग्यूज दैट देयर आर रैशनल रीजंस बिहाइंड बिलीफ इन रिलीजन, बहुत सारे रैशनल रीजंस है जिसके द्वारा हम रिलीजन को बिलीव कर सकते हैं। तो रैशनल चॉइस थ्योरी ऑफ रिलीजन के बारे में आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे नेक्स्ट साल भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है, तो इसके बारे में थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। रैशनल चॉइस थ्योरी जो है ये बेसिकली यूएस में डेवलप हुआ था और इसको डेवलप किया था रोनी स्टार्क एंड विलियम बेनब्रिज। रोडनी स्टार्क और विलियम बेनब्रिज ने इसको डेवलप किया था, ये नाम को थोड़ा याद रख लीजिएगा। अब रैशनल चॉइस थ्योरी ऑफ रिलीजियन में ये कहा गया है कि जो लोग रिलीजियस बिहेवियर भी रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के तरह ही यूज करते हैं। यहाँ पर भी लोग देखते हैं कि उनका क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, ये सारे चीज़ों को देखकर भी लोग आजकल रिलीजियन को फॉलो करते हैं। यहाँ पर अगर वो लोग रिलीजियन को फॉलो करते हैं तो उनको क्या क्या एडवांटेजेस मिल रही है उनको भी तोल मटोल के देखते हैं, और अगर रिलीजन को फॉलो करते हैं तो कौन सा नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी वो लोग जज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही लोग चूज करते हैं कि उनको कौन सा रिलीजन फॉलो करना है या फिर उनको कोई भी रिलीजन नहीं फॉलो करना है। तो रैशनल चॉइस थ्योरी हमें बताता है कि रिलीजन को फॉलो करने के लिए लोग रैशनल तरीके से सोच विचार करके उसके बाद ही रिलीजन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटीज और सिविलाइजेशन। अब यहाँ पर हमें ट्रेडिशनल सोसाइटीज या फिर सिविलाइजेशन के बारे में बात की गई है। यहाँ पर नीचे में से कौन सा हमारा सिविलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो हम अगर पुराने ज़माने की सोसाइटी की बात करें तो वो थोड़ा लार्ज सोसाइटीज होती थी, बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर रहते थे। यहाँ पर हम ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, यहाँ पर हमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स देखने को मिलते हैं। सम सिटीज एग्जिस्ट इन व्हिच ट्रेड एंड मैन्युफैक्चर आर कॉन्सेंट्रेटेड। जो पुराने ज़माने का सिविलाइजेशन था वहाँ पर हमें मैन्युफैक्चर देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में दी गई है बेस्ड लार्जली ऑन इंडस्ट्रीज। यहाँ पर जो हमारा पुराने ज़माने का ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ है वो हमारे इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड नहीं थी, क्योंकि पुराने ज़माने में इंडस्ट्री ही डेवलप नहीं हुआ था। तो ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है। तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में हमारा 3 ऑप्शन निकल जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 1। तो बाकी के ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर डी है बेस्ड लार्जली ऑन एग्रीकल्चर। जो हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर डिस्टिंक्ट गवर्नमेंट एपार्टास हमें देखने को मिलता है जहाँ पर किंग या फिर एम्परर रूल करते थे। तो हमारा ई भी करेक्ट हो जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1 A B D E ओनली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, द थ्योरेटिकल एंड फिलोसॉफिकल इनसाइट प्रोवाइडेड बाय अंबेडकर इंक्लूड्स। अंबेडकर ने कौन सी चीज के बारे में बात की है, कौन सा थ्योरी या फिर कौन सा फिलोसॉफी के बारे में अंबेडकर ने बात की है। तो अगर ऑप्शन की तरफ देखोगे तो 3 ऑप्शन सही है और 2 हमारा गलत हो जाएगा। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। हिंदू सोशल ऑर्डर विद द प्लेस ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पर अंबेडकर ने कहा था कि जो हिंदू सोशल ऑर्डर है यहाँ पर इंडिविजुअल का प्लेस होना चाहिए। यहाँ पर हम कास्ट के बेसिस पे लोगों को बांट नहीं सकते। हर इंडिविजुअल का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होना ज़रूरी है हिंदू सोशल ऑर्डर में। उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में बात की थी कि किस कास्ट को किस तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं, इसके ऊपर उन्होंने जोर दिया था। उन्होंने एनकरेज किया था इंटरकास्ट मैरिजेस में। उनका हिसाब से जो अगर हम इंटरकास्ट मैरिजेस कर सकते हैं तभी कास्ट सिस्टम का जो नेगेटिविटी है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी के ऑप्शन हैं
ऑप्शन डी, एक्सेप्टिंग द प्रैक्टिस ऑफ प्रीस्टीहुड बाय ए सिंगल कास्ट। इसके बारे में अंबेडकर ने नहीं बताया था। अंबेडकर के हिसाब से जो हमारा कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम में हर कास्ट को ही प्रीस्ट बनने का हक देने की जरूरत है। यहाँ पर एक एग्जाम होना चाहिए जहाँ पर प्रीस्ट को चूज किया जाएगा स्टेट के द्वारा। तो यहाँ पर सिंगल कास्ट के ऊपर बारे में बात की गई है, लेकिन अंबेडकर ने सिंगल कास्ट को प्रीस्टहुड के प्रैक्टिस के लिए एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन ही हमें बताता है एक्सेप्टिंग द लेजिटिमेसी ऑफ सेक्रेट टेक्स्ट ऑफ द हिंदू। जो हिंदू का जो सेक्रेट टेक्स्ट है उसको लेजिटिमेट माना था, लेकिन अंबेडकर ने सेक्रेट टेक्स्ट को, हिंदू का जो सेक्रेट टेक्स्ट है उसको उन्होंने नहीं माना था। उन्होंने इवन जो मनुस्मृति है उस बुक को जलाया था। उस दिन को हम मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में भी पालन करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बी, सी। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, who has propounded the term new tribes in the context of small grouping of people who voluntarily band together on the basis of shared musical tastes, ideas, consumer preferences and so on। यहाँ पर कौन सा थिंकर वो है जिन्होंने न्यू ट्राइब्स के बारे में बात की है। तो न्यू ट्राइब्स जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे लिए नया एक कॉन्सेप्ट है, इसको हमें पढ़ना जरूरी है। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दी गई है इनमें से करेक्ट ऑप्शन है मफेसोली। मफेसोली ने न्यू ट्राइब्स के बारे में बात की थी, उन्होंने न्यू ट्राइब्स का कॉन्सेप्ट दिया है। तो अब न्यू ट्राइब्स का कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम समझते हैं। न्यू ट्राइब्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको दिया है मिशेल मफेसोली ने। ये एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है। उन्होंने अपना बुक द टाइम्स ऑफ द ट्राइब, इस बुक में न्यू ट्राइब्स के बारे में बात की थी। अब न्यू ट्राइब्स बेसिकली कौन होते हैं? हम जब ट्रेडिशनल ट्राइब्स की बात करते हैं वहाँ पर लोग एक जगह पर फिक्स्ड होते हैं, उनका एक कल्चरल पैटर्न होता है, वो एक जियोग्राफिकल जगह को लेकर रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ट्रेडिशनल ट्राइब्स में देखते हैं। लेकिन न्यू ट्राइब्स जो है ये अलग तरीके का ट्राइब्स होते हैं। यहाँ पर जो लोगों का स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड चीज़ें हमें देखने को मिलती नहीं है। यहाँ पर जो सोशल ग्रुपिंग्स होती है वहाँ पर लोग लाइफस्टाइल, टेस्ट, कंज्यूमर चॉइस, ये सारे चीज़ें शेयर तो करते हैं, लेकिन सारे चीज़ें फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं होता है। एथनिसिटी या फिर क्लास के बेसिस पे चीज़ें फिक्स्ड नहीं होती है। यहाँ पर जो ग्रुप्स होते हैं वो बेसिकली लूजली स्ट्रक्चर्ड होते हैं। तो न्यू ट्राइब्स जो है वो बेसिकली ट्रेडिशनल ट्राइब से अलग होते हैं, जहाँ पर चीज़ें न्यू ट्राइब्स में हमें चीज़ें टेम्पोररी, फ्लेक्सिबल और इमोशनल कनेक्शन जो है वो लेस देखने को मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। मैक्स वेबर सीज ऑब्जेक्टिविटी थ्रू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। मैक्स वेबर ऑब्जेक्टिविटी नीचे के कौन से चीज़ों में देखते हैं? अब नीचे के जो ऑप्शन है इनमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रैशनलाइजेशन के बारे में मैक्स वेबर ने बात की है। बाकी सारे ऑप्शंस मैक्स वेबर के रिगार्डिंग रिलेवेंट ही नहीं है। मैक्स वेबर ने रैशनलाइजेशन के द्वारा ही सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश की थी। ब्यूरोक्रेसी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारी चीज़ों को रैशनलाइजेशन के द्वारा ही समझाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर क्राइम्स आर कंसिडर्ड एज ऑफेंसेस अंडर द फॉलोइंग एक्ट। अब ये एक अलग तरीके का क्राइम से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है। नीचे में से कौन सा चीज़ हमारा क्राइम के रिलेटेड नहीं है? तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दी गई है, लेकिन इनमें से हर कोई कंफ्यूज था एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन सारे एक जैसे ही थे। तो यहाँ पर जो करेक्ट मतलब जो गलत ऑप्शन है वो होता है हमारा 66A। ये हमारा साइबर क्राइम का ऑफेंस नहीं है, ये पहले था, लेकिन आज के वक्त पर ये साइबर क्राइम का एक ऑफेंस माना नहीं जाता है। तो बाकी के जो ऑप्शन है बी, सी, डी, ये हमारा सही हो जाता है। तो हम अगर करेक्ट ऑप्शन देखें तो ऑप्शन जो 2 है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा गलत हो जाता है। तो ये गलत क्यों होता है ये थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं, साइबर क्राइम यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्राइम्स। इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी
के रिलेटेड जो क्राइम्स है, ये एक्ट को पास किया गया था 2000 में, और 2008 में इसको वापस अमेंड किया गया था। और इस साइबर क्राइम के अंडर में सेक्शन 66 के अंडर बहुत सारे और भी सब सेक्शंस थे, जिसके द्वारा हमें कौन से क्राइम में किस तरीके का जुर्म दिखाया जाएगा या फिर किस तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, ये हमें बताया गया था। जो सेक्शन 66A था, यहाँ पर लोगों को ऑफेंसिव मैसेजेस के लिए पेनलाइज किया जा रहा था। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन सर्विसेज है, जैसे मोबाइल फोन, इंटरनेट, चैट, इसके द्वारा लोग अगर लोगों को मैसेज भेजते हैं तो यहाँ पर ऑफेंसिव मैसेजेस को द्वारा लोगों को पेनलाइज किया जा रहा था। तो ये बहुत एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाद में नकार दिया था और इसको सेक्शन 66A को कैंसिल कर दिया गया था। यहाँ पर एक फेमस केस था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पर इस चीज को, इस एक्ट को माना गया था कि ये एक वायोलेशन ऑफ फ्री स्पीच है, यानी कि लोग अपना जो बात है, बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश नहीं कर पा रहे थे सही ढंग से इस सेक्शन के वजह से, तो इसको हटा दिया गया था। और बाकी के जो सेक्शन है, इसको अभी भी क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर दो लिस्ट दी गई है, एक साइड में दी गई है मूवमेंट और दूसरे साइड में इस मूवमेंट के साथ कौन सा थिंकर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो दलित मूवमेंट है, दलित मूवमेंट के साथ हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं ज्योतिबा फुले को। ज्योतिबा फुले दलित मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई थी, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे जो समाज है, अलग अलग समाज है, वहाँ पर उन्होंने काम किया था। तो हम अगर ऑप्शन की तरफ ध्यान दें तो ऑप्शन ए 4 के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। फिर बैकवर्ड क्लास मूवमेंट के साथ रिलेटेड है जीबी पंथ को हम बैकवर्ड क्लास मूवमेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं। और ट्राइबल मूवमेंट में जो बिरसा मुंडा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट एक फिगर है, जिनको आजकल भगवान बिरसा मुंडा नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ट्राइबल मूवमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। तो यहाँ पर जो वोमेन्स मूवमेंट है, वोमेन्स मूवमेंट के साथ हम शर्मिला रेगे को जोड़ सकते हैं। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो इस तरीके का जो चीज़ें हैं, जो मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको जितना ज़्यादा हो सके आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर किसी नाम को आप पहली बार देख रहे हैं तो नोटबुक पे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हु इज़ नॉट एसोसिएटेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ए बॉडी ऑफ एक्सप्लेनेटरी कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू एक्लचरेशन। यहाँ पर एक्लचरेशन के साथ कौन से थिंकर को हम रिलेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेलिनोस्की है, मेलिनोस्की को हम एक्लचरेशन के साथ रिलेट नहीं कर सकते हैं। मेलिनोस्की ने एक्लचरेशन के बारे में कुछ भी बात नहीं की थी, लेकिन बाकी के जो तीनों थिंकर्स है, राल्फ रिल्टन, रॉबर्ट रेडफील्ड, हर्स्कोविट, ये सारे थिंकर्स एक्लचरेशन के बारे में बात करते हैं। इवन ये तीनों ने मिलकर एक आर्टिकल भी लिखी थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर दो लिस्ट दी गई है, एक साइड में हमें बुक का थिंकर्स का नाम दिया गया है और दूसरे साइड पे हमारा बुक्स का नाम दी गई है। तो हम कौन से बुक को कौन से थिंकर के साथ मैच करना हमें यहाँ पर पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फेमस बुक है वो है ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की का मैजिक, साइंस एंड रिलीजन। तो इसको हम सी को नंबर 1 के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो अगर हम सी को नंबर 1 के साथ रिलेट करेंगे तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर आता है, तो बाकी के सारे ऑप्शन को भी हम मैच कर लेते हैं। यहाँ पर आर कार्टसन ने बुक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ रिलीजियन। फिर R.H. लुई ने लिखा है प्रिमिटिव रिलीजियन बुक को, और R.R. मेरेट ने लिखा है द थ्रेशोल्ड ऑफ रिलीजियन। ये बुक में से बहुत सारे ऐसे बुक है जो पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे, तो ये सारे बुक्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम में आपको इनसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर दो लिस्ट दी गई है, एक साइड में हमें ट्राइब्स का नाम दिया गया है और दूसरे साइड में उनके डॉर्मेटोरीज का नाम दिया गया है। मैंने ट्राइब के क्लास में इनके बारे में डिटेल क्लास करा के रखी है। अब हम ये लिस्ट को थोड़ा मैच करने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर जो कोन्याक नागा है, इनका जो डॉर्मेटरी है इसको हम बान कहते हैं। अंगामी नागा का जो डॉर्मेटरी है इसको हम किचुकी कहते हैं। फिर ओराओन जो है, ओराओन का जो डॉर्मेटरी है उसको धूमकुड़िया कहा जाता है और गोंड का जो डॉर्मेटरी है उसके घोटूल कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर करेक्ट मैच देखेंगे, अगर हम ऑप्शन ए को ऑप्शन 2 के साथ मैच करेंगे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन निकल के आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डॉर्मेटोरीज के बारे में मैंने ट्राइब के क्लास में इन डिटेल पढ़ाया है। वहाँ पर ट्राइब्स क्या करते हैं, ट्राइब कौन सी जगह से क्या क्या ट्राइब्स है, वो सारी चीज़ें पढ़ाई है। डॉर्मेटोरीज बेसिकली एक ऐसा जगह है जहाँ पर जो यूथ है, जो ट्राइब्स के यूथ होते हैं, उनको सिखाया जाता है सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, रिलीजियस एक्टिविटीज़ के बारे में। यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट ट्राइब्स इस डॉर्मेटरीज को डिफरेंट नेम से पुकारते हैं। यहाँ पर कुछ ट्राइब्स और डॉर्मेटरीज का नाम है, ये बहुत ही फेमस ट्राइब्स और डॉर्मेटरीज है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अरेंज द विलेज स्टडीज ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर नीचे जो विलेज स्टडीज की गई है इसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। अब ये जो क्वेश्चंस है, मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया है कि 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जिनको आंसर करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो इनको आप गेस कर सकते हो या फिर 1-2 ऑप्शन को अगर आप करेक्ट भी कर सकते हो तो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन से थिंकर ने कौन से विलेज के ऊपर स्टडी किया था और कौन से टाइम पीरियड पर किया था। ये जो सारे यहाँ पर जगह का नाम दिया गया है, ये बहुत ही फेमस जगह है जहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंकर्स ने काम किया था। यहाँ पर किशनगढ़ी विलेज में एससी दुबे ने फील्ड वर्क किया था। फिर सेनापाड़ा विलेज में ऑस्कर लुइस 1958 में काम करते हैं। फिर बीसी पाड़ा में एफजी बेली 1959 से लेकर 1960 तक काम करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं। फिर कोटा विलेज में हेमेनडॉर्फ जो है वो 1960 से लेकर 1970 तक इस जगह पर काम करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं। और तंजौर जो विलेज है, कंबुपेटिया, इस जगह पर तंजौर विलेज में अंद्रे बेते काम करते हैं। ये जो सारे विलेजेस के नाम है ये बहुत ही फेमस फील्ड वर्क्स है इन थिंकर्स का। इनको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कल्चर एंड इंपेरियलिज्म। कल्चर एंड इंपेरियलिज्म बुक को किसने लिखा? ये बहुत ही फेमस बुक है और इसके बारे में हमने बहुत बार पढ़ा भी है। इस बुक को लिखा है एडवर्ड सेड ने। एडवर्ड सेड ने फेमसली कल्चर एंड इंपेरियलिज्म के ऊपर काम किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एडवर्ड सेड का कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम है। इस तरीके का हर थिंकर का, जो 26 थिंकर है, उनका मेजर कॉन्सेप्ट्स और बुक्स का लिस्ट मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखी है, एक क्लास इसके ऊपर है, वो चीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो एडवर्ड सेड का इंपॉर्टेंट बुक है, इनमें से 2 इंपॉर्टेंट है, एक है ओरिएंटलिज्म, दूसरा है कल्चर एंड इंपेरियलिज्म। ये 2 बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। नीचे में से कौन सा न्यू सोशल मूवमेंट का पार्ट है? यहाँ पर अगर हम न्यू सोशल मूवमेंट की बात करें, नए दौर में हम बेसिकली एनवायरनमेंट रिलेटेड, जेंडर रिलेटेड मूवमेंट्स देखते हैं। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हमें कौन से देखने को मिलते हैं? यहाँ पर प्राइमेसी ऑफ नॉन क्लास कैरेक्टर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर क्लास के ऊपर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। यहाँ पर फोकस ऑन आइडेंटिटी एंड ऑटोनोमी के ऊपर देखा जाता है। आइडेंटिटी और ऑटोनोमी को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है न्यू सोशल मूवमेंट में। फोकस ऑन कैप्चरिंग स्टेट पावर, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि न्यू सोशल मूवमेंट में हम स्टेट के पावर को कैप्चर करने की कोशिश नहीं करते हैं। यहाँ पर बेसिकली आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड करके ज़्यादातर मूवमेंट्स होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये गलत हो जाएगा। तो अगर हम एलिमिनेट कर सकते हैं तो हमारा 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। बाकी के ऑप्शन भी हम थोड़ा देख लेते हैं।
फोकस ऑन ग्रास रूट पॉलिटिक्स, न्यू सोशल मूवमेंट ग्रास रूट पॉलिटिक्स के ऊपर भी ध्यान देता है। यहाँ पर नॉन हायरार्किकल इन कैरेक्टर, यहाँ पर हायरार्किकली अरेंज्ड नहीं होता है इस तरीके का मूवमेंट्स। यहाँ पर हर कोई इंसान को इंपॉर्टेंट माना जाता है, किसी को हायरार्किकली ऊपर नहीं रखा जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, ABDE ओनली। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का क्या क्या मॉडल है। अब ये एक नए तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है और इसको भी हमें थोड़ा समझकर ही आगे बढ़ना होगा। तो अगर आप ई गवर्नेंस की मॉडल की बात करो तो पहला 3 जो मॉडल है ये हमारा ई गवर्नेंस का मॉडल है, लेकिन आखिरी जो 2 मॉडल, 3rd स्टेज और 5th स्टेज का मॉडल है, ये हमारा ई गवर्नेंस का मॉडल नहीं है। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो हमारा ऑप्शन 3 जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इस मॉडल के बारे में थोड़ा हम और डिस्कस कर लेते हैं। ई गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस एक ऐसा गवर्नेंस का सिस्टम है जहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यहां पर मेजरली हम 5 टाइप ऑफ ई गवर्नेंस के मॉडल्स देखते हैं। ब्रॉडकास्टिंग मॉडल्स, जहां पर लार्ज ऑडियंस के लिए मॉडल्स क्रिएट की जाती है। यहाँ पर लार्ज ऑडियंस को इंफॉर्मेशन किस तरीके से हम स्प्रेड कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। फिर क्रिटिकल फ्लो मॉडल, जहाँ पर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को किस तरीके से हम फ्लो कर सकते हैं, यहाँ पर जो स्पेसिफिक ग्रुप से कुछ स्पेसिफिक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है इसको रोकने की बात की जाती है ताकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हर कोई एक्सेस ना कर पाए। फिर कॉम्पैरेटिव एनालिसिस मॉडल, कॉम्पैरेटिव एनालिसिस मॉडल में हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स को कंपेयर करके चीज़ों को समझा जाता है। फिर होता है ई एडवोकेसी या फिर लॉबिंग मॉडल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक मॉडल है जहाँ पर हमारा जो डिजिटल टूल्स है सिटीजन्स किस तरीके से यूज़ कर पाएंगे, यहाँ पर डिजिटल टूल्स के रिगार्डिंग कैंपेन करना, लोगों को समझाना कि किस तरीके से हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करके हमारा गवर्नेंस में हम अपना योगदान दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें ई एडवोकेसी का पार्ट होता है। फिर इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल, ये एक ऐसा मॉडल है जहां पर 2 वे इंटरेक्शन की बात की जाती है, जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा सर्विस प्रोवाइड की जाती है और जो लोग हैं वहां पर फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ई गवर्नेंस बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आगे जाकर ई गवर्नेंस के ऊपर डिटेल क्लास कराऊंगा, क्या क्या ई गवर्नेंस का मॉडल है, टाइप्स है, ये सारी चीजें मैं वहां पर पढ़ाने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ग्रुप द स्कॉलर्स कंट्रीब्यूटेड टू फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी। नीचे में से कौन से थिंकर फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्गारेट मीड फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी के साथ जुड़ी हुई नहीं है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है पहले ही निकल जाएगा, क्योंकि मार्गारेट मीड जो है वो एक बेसिकली एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी जगहों पर फील्ड वर्क किया था, लेकिन उन्होंने फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी के ऊपर काम नहीं किया था। लेकिन सांड्रा हार्डिंग, कैरोल गिलियगन, हार्टमैन, ये जो 3 थिंकर है ये फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी के ऊपर काम करती है। लेकिन जो डेविड हार्वे है ये भी हमारा फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी के साथ रिलेटेड नहीं है। तो हमारा BCD हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पर हमें कुछ आर्टिकल्स दी गई है और आर्टिकल्स के साथ वहाँ पर जो साइड में कुछ और एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात की गई है। कौन सी चीज़ को हम कौन सी चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं, ये भी एक नए तरीके का क्वेश्चन है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है ये हमारा है ऑप्शन 4। तो हम इस चीज़ को थोड़ा मैच करने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 51 जी ये हमें बताता है कि किस तरीके से हम नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 21 रीड विथ आर्टिकल 48 ये हमें बताता है कि जो न्यू दिल्ली है इसमें म्यूनिसिपैलिटी में किस तरीके से हम चीज़ों को डिस्पोजल कर सकते हैं, गार्बेज को डिस्पोजल कर सकते हैं या फिर कलेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बात की जाती है। फिर ऑप्शन सी जो है वो पोल्यूशन फ्री वाटर के बारे में बात करता है, जहां पर
सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये एक केस है। इस केस के द्वारा पोल्यूशन फ्री वाटर किस तरीके से हमें मिल सकती है इसके बारे में बात की जाती है। और एएमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक सीएनजी के लिए एक केस है जहां पर कन्वर्शन ऑफ व्हीकल्स टू सीएनजी, यानी कि आपका कोई भी व्हीकल हो, आप अपने व्हीकल को सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हो। इस केस में ही इसके बारे में डिस्कस की गई थी। तो यहाँ पर कुछ नए कॉन्सेप्ट है, इनको थोड़ा नोट डाउन कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट हम आज पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम में भी आने के चांसेस है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। मेथोडोलॉजी, ओरिएंटेशन, पोस्ट फैक्टम, जनरलाइजेशन सीक्वेंस वाज गिवन बाय हुम। ये जो सीक्वेंस है इसको किसने दिया था, कौन से वो थिंकर है जिसको हम इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। इस सीक्वेंस को दिया था रॉबर्ट के मार्टन ने, बाकी के जो थिंकर्स है वो इसके साथ रिलेटेड ही नहीं है। अब आर के मार्टन ने ये सीक्वेंस को दिया था जहां पर उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से हम सोशियोलॉजी में जब रिसर्च कॉन्डक्ट करते हैं, रिसर्च कॉन्डक्ट करते वक्त हम किस तरीके से अलग अलग स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। यहां पर उन्होंने 4 स्टेजेस की बात की थी। पहला है मेथोडोलॉजी, हम पहले एक मेथोडोलॉजी को चूज करेंगे। यहाँ पर पहले हम एक मेथोडोलॉजी चूज करेंगे, फिर होगा हमारा ओरिएंटेशन, हम कुछ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या फिर पर्सपेक्टिव क्रिएट करेंगे जो हमें डाटा कलेक्ट करने में मदद करेगा। फिर है पोस्ट फैक्टम, यहाँ पर जब डाटा कलेक्ट हो जाएगा तब इसको हमें एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। हम कंक्लूजन लिखेंगे और एम्पिरिकल एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड करके हमारा कंक्लूजन यहाँ पर होगा। और आखिरी जो स्टेज है वो है जनरलाइजेशन। फॉर आखिर में हम इस चीज़ को, जो हमने बाकी सारी चीज़ें हमने गेन की है, इसको हम जनरलाइज कर देंगे थ्योरी के फॉर्म में, अलग अलग जगहों पर हम इसको अप्लाई कर देंगे। तो ये जो मेथोडोलॉजी, ओरिएंटेशन, पोस्ट फैक्टम, जनरलाइजेशन, इसके बारे में आर के मार्टन ने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। इमेजिन्ड कम्युनिटीज रेफर्स टू, इमेजिन्ड कम्युनिटीज हम किसको कहते हैं? ये एक डायरेक्ट डेफिनेशन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, ए socially constructed community, one which is imagined by the people who perceived themselves as part of that group। imagined कम्युनिटी एक ऐसा ग्रुप है जिसको लोग सोचते हैं, एक ऐसा सोशियली कॉन्स्ट्रक्टेड ग्रुप है जो लोग सोचते हैं कि वो लोग उस ग्रुप का पार्ट है। ये एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है। अब इमेजिन्ड कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं बेनेडिक्ट एंडरसन। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था इमेजिन्ड कम्युनिटी। इमेजिन्ड कम्युनिटी को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने कहा था कि जो हमारा नेशन है, नेशन एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है जहां पर जो लोग हैं, जो मेंबर्स है, वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं होते हैं, एक दूसरे के साथ उनका फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वो लोग फील करते हैं कि वो लोग एक ही नेशन या फिर कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये जो कम्युनिटी है जहाँ पर लोग एक दूसरे के लिए इमोशनली फील करते हैं, जहाँ पर उनका आइडेंटिटी एक जैसा बनता है, इस तरीके का कम्युनिटी को कहा गया है इमेजिन्ड कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। अरेंज द पब्लिकेशन ऑफ फोकोस बुक इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मिशेल फोको ने जो बुक्स लिखी है उनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर सजाना है। तो यहाँ पर हमें 5 बुक का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट सीक्वेंस है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, BDCAE। ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। इस वजह से जब भी आप कोई थिंकर का बुक्स पढ़ोगे उनको क्रोनोलॉजिकली ही पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैंने मिशेल फोको का इंपॉर्टेंट बुक्स का लिस्ट दी है। यहाँ पर बहुत सारे बुक्स है और जो पूछा गया है ये 5 बुक्स के बारे में पूछा गया है जो यहाँ पर क्रोनोलॉजिकली ऑलरेडी अरेंज्ड है। अगर आपने मेरे क्लास थोड़ा ध्यान देकर किया होता, जो भी प्रीवियस एग्जाम में अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है, तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन का आंसर भी कर पाते हैं। तो पहला है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, दूसरा है बार्थ ऑफ द क्लिनिक, फिर ऑर्डर ऑफ थिंग्स, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। इस तरीके का क्रोनोलॉजिकली आपको चीज़ों को पढ़ना होगा। थोड़ा ध्यान देकर, थोड़ा एफर्ट लगाकर आप लोगों को ये सारे चीज़ों को कवर करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पर हमें कुछ
स्टडीज़ के बारे में पूछा गया है और इन स्टडीज़ के साथ हम कौन से थिंकर को जोड़ सकते हैं ये भी हमें दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो जो डिसेबिलिटीज़ स्टडीज़ है इसको किया था अनीता घाई ने। अनीता घाई ने डिसेबिलिटीज़ के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ की थी। फिर जो बी है सबऑल्टर स्टडीज़, इसको किया था पार्थ चटर्जी ने। सबऑल्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की थी। किनशिप स्टडीज़ के साथ हम जोड़ सकते हैं एसी मेयर को और कास्ट स्टडीज़ जो फेमसली जीएस घुरे का स्टडीज़ है। जीएस घुरे ने कास्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी की थी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। What are the difficulties in formation of hypothesis in social research? सोशल रिसर्च में हाइपोथेसिस फॉर्म करने के वक्त हमें कौन सा डिफिकल्टीज से गुजरनी पड़ सकती है, कौन सा वो हमारा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के वक्त डिफिकल्टीज है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक एक करके। पहला जो है एब्सेंस ऑफ ए क्लियर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। जब हमारा एक क्लियर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं होता है तब हम हाइपोथेसिस क्रिएट करने में हमें डिफिकल्टी हो सकती है। जब हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को हम सही ढंग से यूटिलाइज करने की एबिलिटी नहीं होगी तब भी हमारा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने में गलती हो सकती है। जब हमारा रिसर्च टेक्निक के साथ हमारा फेमिलियरिटी नहीं होगा, यानी कि हम रिसर्च टेक्निक्स को सही ढंग से अवेलेबल रिसर्च टेक्निक्स को सही ढंग से यूज़ नहीं कर पाएंगे, उनके बारे में पता नहीं होगा, तब भी हमें हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन जो बाकी के दो ऑप्शंस है, बायसनेस इन फॉर्मुलेशन ऑफ टॉपिक, यहाँ पर बायसनेस की बात की जा रही है। यहाँ पर टॉपिक के बारे में अगर बायसनेस होगा इससे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन का कुछ लेन देन नहीं है। अगर कोई भी सैंपल सिलेक्ट करने के वक्त जेंडर बायस भी होता है तो यहां पर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 3, ए बी सी ओनली। तो यहां पर हमने 49 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आज हम आखिरी क्वेश्चन यहां पर देखने वाले हैं। तो यहां पर पूछा गया है सेंसस मेथड रिसर्च इज डैश परसेंटेज इनुमरेशन ऑफ सैंपल। यहाँ पर कितने प्रतिशत सैंपल को लिया जाता है सेंसस मेथड में। सेंसस मेथड, सैम्पलिंग मेथड, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल क्लास करा के रखी है। ये बहुत ही एकदम बेसिक सिंपल सा सवाल है। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे मुझके लिख के बताओगे कि तभी मैं समझूंगा कि आप लोग किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो और क्लासेस को किस तरीके से फॉलो कर रहे हो। तो ये आपका होमवर्क है और आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताओगे। तो आज के क्लास में हमने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें हमने सॉल्व की है, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग देख सकते हो यूनिट 1 और यूनिट 3 से ही पूछी गई है। तो मैंने जब ओरिएंटेशन क्लास ली थी, ओरिएंटेशन क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हमारा जो ज़्यादातर क्वेश्चंस है वो यूनिट 1, 2 और 3 से ही हमें देखने को मिलते हैं। लगभग 50% क्वेश्चन ये 3 यूनिट से हमें देखने को मिलते हैं। और आज के क्वेश्चन में जो 50 क्वेश्चन सॉल्व की है, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो यूनिट 1 और यूनिट 3 से ही पूछी गई है। और इसके साथ साथ जो फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी का मेरा प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से कास्ट, ट्राइब, अलग अलग तरीके का पर्सपेक्टिव, कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर, ये सारी चीज़ों का क्लास आपको उस जगह पर फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी में देखने को मिलेगा। तो फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी जो प्लेलिस्ट है इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। आपका प्रिपरेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। जितना ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग सिस्टमेटिकली चीज़ों को पढ़ते जाइएगा। मैं भी बहुत सारे और भी MCQs, PYQs के क्लास आने वाले हैं और बहुत सारे और भी यूनिट्स को मैं कवर करने वाला हूँ। तो आज का जो सेशन है मैं यहाँ पर ही ख़त्म करने वाला हूँ। अगर आपने UGC नेट सोशियोलॉजी स्ट्रेटजी का वीडियो नहीं देखा है उसको भी ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से हमें सिस्टमेटिकली UGC नेट के लिए प्रिपेयर करना है, किस तरीके से अलग अलग चीज़ों को, रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं, उस क्लास में मैंने बता के रखी है। तो आज का सेशन मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर मेरा
ये क्लासेस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, कोई भी डाउट है वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज का सेशन यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगली सेशन में। तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।